नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में। अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल कर रहा है, सरकार चला रहा है, लेकिन आईसिस अभी भी वहां एक्टिव है और आईसिस ने अपनी प्रेजेंस को जताया है कल काबुल एयरपोर्ट पर दो बहुत ही बड़े बम धमाके करके, जिसमें अभी तक 100 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एज ऑफ राइट नाउ, जब ये लेक्चर में रिकॉर्ड करने जा रहा था तो कुछ रिपोर्ट्स तो 170 बता रही हैं टोटल डेथ टोल को, तो 85 तो कंफर्म डेड थे कल तक। और आईसिस ने इसकी जिम्मेदारी अपने सर पर ली है। आईसिस ने ओपनली बोला है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हमने करवाया है। तो इस बॉम्ब धमाके के पीछे आईसिस क्यों है? आईसिस और तालिबान में ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं? और ये इस्लामिक स्टेट के क्या है, आईसिस के क्या चीज है, इसको मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। अभी बस ये बात ध्यान रखिए कि ये जो बम धमाके हैं इसमें तालिबान का कोई रोल नहीं था। और इनफैक्ट तालिबान तो अब सरकार चला रहा है, तो वो अपने ही कैपिटल में, काबुल में एयरपोर्ट पर बम धमाके क्यों करेगा? लेकिन अब स्थिति कितनी तेजी से बदल चुकी है मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट इस बम धमाके के बाद तालिबान और यूएस इंटेलिजेंस एक साथ काम कर रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, यूएस एंड तालिबान आर कोऑपरेटिंग अगेंस्ट आईसिस के। तो ये पूरा मामला क्या है, इसी को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले इतना सा बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर कीजिए। मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स आपको यहां प्राप्त हो जाएंगी। व्हेनेवर आई एम टेकिंग अ क्लास यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। पाथफाइंडर के सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल pathfinder_UPSC पर मिल जाएंगे। उसका लिंक नीचे कमेंट में मिल जाएगा। काबुल में बम धमाके करने वाला ये संगठन आईसिस के एग्जैक्टली क्या है, कि कहां से आए? देखिए, आईसिस का फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। तो इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट नाम का संगठन 2013 और 14 में उभरकर सामने आया था। 2016 तक ये काफी पावरफुल था। फिर 17-18 में इनकी जो वहां पर प्रेजेंस है वो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ छोटे मोटे स्लीपर सेल्स इनके वहां पर देखे जा सकते हैं। तो आईसिस के क्या है? आईसिस खुरासान। अभी खुरासान का क्या मतलब होता है? देखो, जब 9th और 12th सेंचुरी के बीच में बगदाद से अब्बासिद कैलिफेट रूल कर रहा था, तो इस अब्बासिद कैलिफेट में बहुत सारे प्रांत बनाए गए थे, प्रोविंसेस बनाए गए थे। तो पूरा कैलिफेट के अंदर जो प्रांत थे उसमें खुरासान इस एरिया को कहा गया, जो आज का ईस्टर्न ईरान है। ईस्टर्न ईरान और नॉर्दर्न अफगानिस्तान। सो दिस वॉज द खुरासान प्रोविंस। तो ये खुरासान नाम का प्रोविंस हुआ करता था। और आज के समय अगर आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान का नॉर्दर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, और ईरान का ईस्टर्न पार्ट। इनफैक्ट ईरान में तो आज भी खुरासान नाम के प्रोविंसेस या स्टेट मौजूद है अभी के समय में। तो आईसिस खुरासान बेसिकली आईसिस का एक ब्रांच है। और इसमें शामिल कौन है? इसमें वो जिहादिस्ट शामिल थे जो सीरिया में आईसिस की पावर खत्म होने के बाद यहां पर आ गए, यानी कि फॉरेन फाइटर्स, प्लस जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर कुछ ऐसे तालिबानी फाइटर्स जो तालिबान से नाराज थे और उन्होंने अलग होकर अपना आईसिस के बना लिया। आईसिस खुरासान अफगानिस्तान में फेमस है माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने के लिए। ये बताना चाहते हैं बार बार हमले करके कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में ना तो माइनॉरिटीज सेफ हैं और ना ही अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको कई बार आईएसकेपी भी कहा जाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। तो ये इन्होंने अपनी ब्रांच बना ली थी आईसिस ने, आईएसकेपी की। याद रखिएगा कि ऐतिहासिक तौर पर खुरासान बहुत बड़ा होता था। इसकी बाउंड्रीज कई बार कश्मीर तक मान ली जाती थी, लेकिन एक्चुअली में आज के समय में जो खुरासान का कोर एरिया है दैट इज सिचुएटेड इन ईरान। ऑलराइट, तो ये वाला एरिया यहां पर आप देख सकते हो, ये आज के समय पूरा ईरान में आता है। अब 2014 में आईएसकेपी की स्थापना करी गई थी। पाकिस्तान में इसका इमरजेंस हुआ था, अफगानिस्तान में नहीं हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। पाकिस्तान में क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पाकिस्तान की आर्मी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी कि तालिबान का जो पाकिस्तान वाला फैक्शन है, उसके खिलाफ एक मिलिट्री कैंपेन चला रही थी। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल रहील शरीफ के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वजीरिस्तान वाला जो एरिया है, बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर, और तालिबान के लड़ाकों के खिलाफ ये ऑपरेशन था, तो उनको मारा जा रहा था। इससे तालिबान के कई सारे फाइटर्स नाराज हो गए अपनी खुद की लीडरशिप से। वो कहते थे कि भाई पाकिस्तान तो हमारा सेफ हेवन है और यहीं पर हम पर हमले हो रहे हैं, तो भाई आप क्या बातचीत कर रहे हो पाकिस्तानी आर्मी से, स्टेट से। तो ऐसे में ये तालिबान के जो कुछ फाइटर्स हैं ये नाराज होकर अपना अलग फैक्शन बना लेते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उस समय लीड कर रहा था मुल्ला फजलुल्लाह, या फिर जिसको मुल्ला रेडियो भी कहा जाता है, बिकॉज ही वाज फॉन्ड ऑफ रेडियो एंड गिविंग आउट हिज स्पीचेस। बगावत करने वाले तालिबानी फाइटर्स का लीडर था उमर खालिद खुरासानी। और खुरासानी ओरिजिनली खुरासान वाला जो एरिया है ईरान अफगानिस्तान का, वहां से आता था। तो इसका टाइटल है, ये नाम नहीं है। उमर खालिद इज हिज नेम एंड खुरासानी इज हिज टाइटल। तो खुरासानी ने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, यानी कि पाकिस्तानी तालिबान, दे आर सेलआउट्स। इन्होंने अपने आप को अमेरिका के खिलाफ बेच दिया है और ये मुजाहिदीन को ही पाकिस्तानी आर्मी मार रही है और इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसने टीटीपी को छोड़कर इस्लामिक स्टेट का दामन थाम लिया। अब इस्लामिक स्टेट का एक्चुअली में पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई प्रेजेंस नहीं था, लेकिन इस्लामिक स्टेट इराक सीरिया में उस समय तेजी से बढ़ रहा था।
तो खुरासानी ने कहा कि मुझे चाहिए आईएस जैसा नेता, तो हमारा नेता कैसा हो, इस्लामिक स्टेट जैसा हो, ये नारा देकर उमर खालिद ने अपने साथ कई लोगों को जोड़ लिया और कहा कि अब हम पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ हमले करेंगे। तो इन्होंने 2014-15 में पाकिस्तान में कई हमले किए और कई हमलों की जिम्मेदारी लेते थे, कईयों की नहीं भी लेते थे, और अपने ग्रुप को कहने लगे ये जमात उल अहरार। नाउ फन फैक्ट, उमर खालिद खुरासानी जो है, इसको तालिबान की सीक्रेट सर्विस ने अरेस्ट कर लिया था कुछ साल पहले, और अभी ये काबुल की एक जेल में था। जिस दिन तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया, उसके अगले दिन जेल में जाकर इसको बाहर निकालकर इसका गला काट दिया गया। ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 16 अगस्त। लेकिन उमर खालिद के जेल में होते हुए भी आइसिस खुरासान अपना काम कर रहा था। बहुत सारे आतंकवादी हमले इन्होंने किए, और इन्होंने एक काम और किया कि आसपास के जो दूसरे कट्टर आतंकवादी संगठन है, जो तालिबान से भी ज्यादा कट्टर थे, उनके साथ संपर्क करना शुरू किया, जैसे कि लश्कर ए जहांगीर अल अलामी, लश्कर ए इस्लाम, और पड़ोसी देश जैसे उज्बेकिस्तान का इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, और चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ATIM, जो उइघुर्स का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है। और साथ ही साथ तालिबान से भी जो नाराज होकर आता था, जो भी तालिबान संगठन का बागी था, उसको भी अपने में शामिल कर लेते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, क्योंकि जब ओरिजिनली ये ग्रुप शुरू हुआ था 2014-15 में, तो इसमें कुछ 100 फाइटर्स थे, ज्यादा इस बड़ा संगठन नहीं था इनका। लेकिन धीरे धीरे इन ग्रुप के साथ जुड़कर, या फिर तालिबान से जो नाराज थे उन लोगों को अपने साथ जोड़कर इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा दी। और क्योंकि इस संगठन की स्थापना पाकिस्तान के वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, और वो बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ है, तो इन्हें बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। जब पाकिस्तानी आर्मी का प्रेशर इन पर काफी बढ़ गया, पाकिस्तानी आर्मी के ऑपरेशंस तेज हुए, तो इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और अपने आप को यहां अफगानिस्तान के कुनार और ननगरहार प्रोविंस में एस्टैब्लिश कर लिया, यहां पर अपना बेस बना लिया। तो पिछले 3 सालों से इस कुनार और नानगरहार में बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं। दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन द टेरिटरी ऑफ आइसिस के। 2016 आते आते आइसिस खुरासान के पास 2,500 से 8,000 के बीच में फाइटर्स जुड़ चुके थे, तो इनकी संख्या काफी बढ़ गई थी, और ये अपने मैक्सिमम पावर पर थे 2016-17 में, जब इन्होंने बहुत हमले किए। लेकिन 2018-19 के बाद इनकी संख्या घटती जाती है, इनके फाइटर्स की संख्या 2 से 4,000 के बीच में पहुंच गई। उसके पीछे कारण क्या है कि इनके आपस में फूट पड़ गई, ये संगठन कई हिस्सों में बट जाता है। बटने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो आइसिस का नया लीडर बनता है, शेख असलम फारूकी, ही वॉज अ पाकिस्तानी पश्तून। तो पश्तून है लेकिन पाकिस्तान से, अफगानिस्तान वाले एरिया से नहीं है। अब शेख असलम फारूकी पर इस आइसिस के ही संगठन के मेंबर्स ने यह आरोप लगाया कि शेख असलम पाकिस्तानी आर्मी से मिला हुआ है, यानी कि जिस पाकिस्तानी आर्मी से नाराज होकर यह संगठन की स्थापना हुई थी, उसी से ये अपने ऑर्डर्स लेता है शेख असलम फारूकी। और ऐसा कहकर कई लड़ाके इससे अलग हो गए, उन्होंने अपना खुद का ग्रुप बना लिया। याद रखना कि तालिबान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि ISI, ये दोनों एक तरफ हैं। ISI का पूरा सपोर्ट तालिबान को मिला हुआ है, लेकिन इन दोनों के ही खिलाफ आइसिस के बनाया गया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही था कि ISKP ने पाकिस्तान में हमले करने बंद कर दिए असलम फारूकी के लीडर बनने के बाद। जो भी हमले हो रहे थे उसके बाद वो केवल अफगानिस्तान में हुए। तो इससे जो सेंट्रल एशियन एथनिसिटी वाले फाइटर्स थे वो नाराज हो गए, और वो अलग जाकर अपना अलग गुट बना लेते हैं, और इस तरह से ISKP की स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है। अब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि ये जो असलम फारूकी है, इसने अपने साथ बहुत सारे कश्मीरी फाइटर्स और केरला के फाइटर्स को भी रिक्रूट किया। तो ये असलम फारूकी जो है, ये पहले लश्कर ए तैयबा के साथ काम करता था। आपको पता ही होगा लश्कर ए तैयबा कश्मीर में काफी एक्टिव है, और पहले ये सीरिया में बगदादी के साथ भी लड़ाई लड़कर आ चुका था। 2019 और 20 में आइसिस खुरासान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में बड़े बड़े हमले किए। उनमें से सबसे बड़ा एक हमला था काबुल में एक सिख गुरुद्वारे पर हमला। अप्रैल 2020 की बात है, ये सुसाइड बॉम्बिंग थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसके बाद काबुल के एक अस्पताल में हमला किया गया, जहां छोटे छोटे बच्चे, कुछ दिन के बच्चे होते हैं, मेटरनिटी वार्ड, उसमें इन्होंने हमला किया, विच वॉज सिंपली हार्ट ब्रेकिंग। और उसके बाद मेडिसिन सॉन्स फ्रंटियर्स के कई हॉस्पिटल्स पे हमले किए गए, जलालाबाद के एक जेल पर हमला किया गया, और एक पुलिस ऑफिसर जिसका जनाजा निकल रहा था उसके जनाजे पर हमला किया गया ननगरहार में। तो इस तरह के कई डास्टार्डली अटैक्स, कई निंदनीय हमले आइसिस खुरासान ने किए। यानी कि इनके हमले इतने ज्यादा निंदनीय थे कि तालिबान ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके कई बार कहता था कि आइसिस के तो इस्लाम का, अफगानिस्तान का, तालिबान का, सबका दुश्मन है। खैर, कई हमले करने के बाद फाइनली अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज फारूकी के पते ठिकाने ढूंढने में लग गई, और अल्टीमेटली दे वर एबल टू कैप्चर हिम सक्सेसफुली। तो फारूकी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, यानी कि आइसिस खुरासान के लीडर को अरेस्ट कर लिया। तो ये ग्रुप और कमजोर पड़ गया 2020 में। तो अभी 2021 की शुरुआत में तो यही माना जा रहा था कि आइसिस खुरासान पूरी तरह से वाइप आउट हो चुका है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं है। ये अभी भी इतने ताकतवर हैं कि इन्होंने काबुल में एक बम धमाका कर दिया। और ये बात भी याद रखेगा कि इस फारूकी के कारण ही कई इंडियंस
आईसिस में जाकर शामिल हो गए थे। खास करके केरल से बहुत लोगों को रिक्रूट किया गया था आईसिस खुरासान में। और इनफैक्ट जो काबुल वाले गुरुद्वारे में हमला था, ऐसा बताया जाता है कि वो हमला करने वाला जो व्यक्ति था, ही वॉज अ केरलाइट। और फारूकी के साथ एक कश्मीरी मिलिटेंट एजाज अहनागर को भी अरेस्ट किया गया था। फारूकी के कश्मीरी आतंकवादियों के साथ इन क्लोज रिलेशंस को देखते हुए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज यही मानती आई है कि इस्लामिक स्टेट इन खुरासान ये पूरी तरह से पाकिस्तान की आईएसआई का बनाया हुआ एक संगठन है। और इन्होंने इसको क्यों बनाया है, ताकि कभी कोई ऐसा हमला हो ना जो तालिबान या हक्कानी नेटवर्क के लिए भी बुरा दिखे। मान लो कि कभी किसी मस्जिद पर या सूफी सेंट की दरगाह पर यह हमला कर दें और उसमें दुनिया को ये नहीं दिखाना है कि तालिबान ने किया हमला, तो इस पर ये इस्लामिक स्टेट को ब्लेम कर सकें। केवल इस पर्पज से ये संगठन बनाया गया है, ऐसा भारतीय एजेंसीज का मानना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एजेंसीज कहती हैं कि आईएसकेपी जो है ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा बनाया गया संगठन है ताकि तालिबान को बुरा दिखाया जा सके। तो दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि ये तुम्हारा ब्रेन चाइल्ड है, वो कहती है तुम्हारा ब्रेन चाइल्ड है। सच्चाई क्या है शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब पाथफाइंडर की जो ऑडियंस है, आई एम श्योर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप चीजों को समझ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भारत के लिए क्यों रिलेवेंट है, या मैं आपको इसके बारे में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें 100 लोग भारत के केरला से जाकर शामिल हो गए थे। और ये 100 लोगों में से कईयों की जो वाइफ्स हैं वो आज भी काबुल में अभी फंसी हुई हैं। 2 महीने पहले इन्होंने कोशिश करी थी कि भारत लौट कर आ जाए। मैंने इस पर एक लेक्चर भी बनाया था कि क्या एक आतंकवादी संगठन में शामिल भारतीय नागरिक वापस घर आ सकता है, उसके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई चलेगी। तो इसको लेकर कुछ टेक्निकल चीजें जो है लॉ से रिलेटेड, वो मैंने इस लेक्चर में कवर किए थे, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। और ये जो भारतीय लोग हैं ये अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं जो कई सारे आईसिस के मेंबर्स थे। अब अफगानिस्तान में आईसिस और तालिबान के बीच में एक टर्फ वॉर सा चल रहा है। हालांकि इसमें आईसिस का पावर अभी बहुत ही कम है। आईसिस अब एक प्योरली आतंकवादी संगठन है जो केवल बम धमाके कर सकता है। इनके पास इतने फाइटर्स नहीं है कि ये ओपन में जाकर तालिबान से लड़ाई लड़े। तो आईसिस पिछले 2 महीने से काफी शांत है अफगानिस्तान में। ना तो इन्होंने कोई बम धमाके की जिम्मेदारी ली थी, ना ही कोई धमाका किया था। आई थिंक लास्ट अटैक इनका जून में था जो इन्होंने क्लेम किया था बागलान में। और उसके बाद से इन्होंने कोई भी अटैक या बॉम्बिंग की जिम्मेदारी नहीं ली थी। तो तालिबान इन 2 महीनों में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए पूरे अफगानिस्तान पर इसने अपना कब्जा जमा लिया। और फाइनली आईसिस ने तालिबान पर पहली बार टिप्पणी करी है 20 अगस्त को। तो इन लोगों का एक वीकली न्यूज़पेपर है, यस वेरी सरप्राइजिंग, दे हैव अ वीकली न्यूज़पेपर अल नाबा। इसमें एक एडिटोरियल में तालिबान का मखौल उड़ाया गया है मुल्ला ब्रैडली कहकर। इस मुल्ला ब्रैडली का मतलब क्या है कि जो भी आतंकवादी या संगठन अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड होता है उसको ये आपस में मुल्ला ब्रैडली कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आईसिस तालिबान को मुल्ला ब्रैडली प्रोजेक्ट कह रहा है। इसका मतलब है कि ये यूएस के द्वारा बनाई गई सरकार है तालिबान की, विच इज वेरी फनी। इस एडिटोरियल में आईसिस ने यह कहा है कि ये जो नया तालिबान है, द सो कॉल्ड न्यू तालिबान, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि हम बदल गए हैं, हम बदल गए हैं, तो ये कितना बदल गए हैं, कहीं ये शरिया ही लागू ना करें, इतना ज्यादा तो नहीं बदल गए हैं। इस तरह से इस एडिटोरियल में इनका मजाक उड़ाया गया। इट इज अ वेरी फनी एडिटोरियल, आई मस्ट टेल यू। तो ये एडिटोरियल जो है इसमें ये भी इन्होंने घोषणा करी कि हम अब एक नया जिहाद शुरू करेंगे। किसके खिलाफ? तालिबान के खिलाफ। सो देयर इज समवन हु इज गोइंग टू स्टार्ट अ जिहाद अगेंस्ट तालिबान। यस, दैट इज ट्रू। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या आईसिस रियली में एक बहुत बड़ा चैलेंज है तालिबान के लिए? क्योंकि पहले भी ये कोई ज्यादा टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले नहीं पाए थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो टेरिटरी इनके पास थी उसको बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान की आर्मी इनसे छीन नहीं पाई थी। तो यहाँ ननगरहार प्रोविंस में तो इनका एक तरह से गजब का आतंक था। तो कुनार और ननगरहार एरिया जो है इसमें अफगानिस्तान आर्मी कुड डू नथिंग। तो तालिबान के लिए भी ये चैलेंज बन सकते हैं कुछ प्रांतों में, खास करके इन 2 प्रोविंसेस के अंदर ये बड़ा चैलेंज पेश कर सकते हैं। और बम धमाके करने की काबिलियत तो ये रखते ही हैं। लेकिन अब जब आईसिस इस तरह के बम धमाके करेगा तो इससे तालिबान को क्या नुकसान है? देखो, तालिबान चाहता है कि अमेरिका 31 अगस्त तक यहां से पूरी तरह से निकल जाए। जितने भी लोग काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बाहर निकलें, क्योंकि तालिबान अपने आप को प्रॉपरली असर्ट नहीं कर सकता, अपनी हुकूमत अच्छे से नहीं चला सकता जब तक एक भी यूएस सोल्जर अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद है। वो उनके लिए एक बुरा पीआर है। समझ रहे हो? अखबारों में क्या आएगा कि अभी भी यूएस सोल्जर्स मौजूद हैं। मतलब वो अभी भी अपने तालिबान के कई लड़ाके अभी भी अपनी लीडरशिप को ये कहते हैं कि भाई 15 दिन हो चुके हैं हमें काबुल कब्जे किए हुए, अभी भी अमेरिकन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं काबुल की धरती पर। तो इस तरह का प्रेशर उनसे तब हटेगा जब यूएस आर्मी पूरी तरह से काबुल को छोड़ देगी। लेकिन अगर आईसिस इस तरह के हमले करता रहेगा तो हो सकता है कि यूएस कुछ और सैनिक भेज दे, 200, 400, 500 सैनिक और भेज दिए जाएं जो बाइडेन की सरकार के द्वारा, ताकि इवैक्यूएशंस को अच्छे से किया जा सके। तो इसीलिए ये टेरर अटैक जो है ये एक तरह से अमेरिका को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने का बुलावा दे रहे हैं, और ये तालिबान बिल्कुल नहीं चाहता है। दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर शरिया लॉ एज फास्ट एज पॉसिबल, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कोई भी यूएस का सैनिक यहां पर मौजूद नहीं है।
और देखो दुनिया कितनी तेजी से बदल जाती है। 2 महीने पहले तक या 20 दिन पहले तक जहां अमेरिका के लड़ाकू विमान तालिबान के ऊपर बम की वर्षा कर रहे थे, आज वही अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां तालिबान को इंटेलिजेंस शेयर कर रही हैं। किसके बारे में? आईसिस के बारे में, कि हम तुम्हें खुफिया जानकारी देते हैं आईसिस की, तुम उनको कंट्रोल में कर लो। तो वक्त और हालात कभी भी और किसी के भी बदल सकते हैं, हमेशा तैयार रहिए। इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। अगर आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो याद रखिए कि आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आईसिस और तालिबान के बीच में क्या रिलेशंस हैं, किस तरह की इनके बीच में फाइट है। ये क्वेश्चन सिक्योरिटी के टॉपिक पर पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बाकी अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं तो आप एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी का। वैसे तो यहाँ बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक शेड्यूल्ड तरीके से एक टाइम टेबल के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो प्लस या आइकॉनिक में से कोई एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी मेंटोर्स के द्वारा, और यहाँ पर जो भी सब्सक्रिप्शन आप लो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड महिपाल यूज करते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं, और अभी हमने ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उसमें एक 5-in-1 ऑफर चालू कर रखा है। इसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले प्रिंटेड नोट्स, देन यू विल गेट एक्सटेंडेड वैलिडिटी, और इसमें आपको 49,680 रुपीज में क्या क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग क्लासेस, जीएस की क्लास, ऑप्शनल की क्लासेस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज। और याद रखिए कि ये प्राइस आपको तभी मिलेगा व्हेन यू आर यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड, वरना 5% 10% प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सो इट विल कॉस्ट यू 55,000। सो ऑलवेज रिमेंबर टू यूज द कोड। अगर आप 21 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपके कुछ सब्जेक्ट्स कमजोर हैं, आप उनकी क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप 2 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेल कर लीजिए। मेरे भी अपकमिंग प्लस कोर्सेज जो हैं उनको आप देख सकते हो, उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट कोर्स इज अवेलेबल फॉर 13,500 रुपीज आफ्टर यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड। मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स हालांकि अब तो समाप्त होने वाला है, लेकिन फिर भी आप उसको देख सकते हैं। क्लासेस आर अवेलेबल फॉर एनीवन हु इज ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, इनको ज्वाइन करते रहिए। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको अवेल कीजिए। और रविवार को आ रहा है कॉम्बैट, डू रिमेंबर टू टेक पार्ट इन कॉम्बैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।